जैसे रूम नंबर 2 की जो क्लास है उसमें मैथ्स के टीचर ने एक टेस्ट किया था 66 मार्क्स, फिर उस पर टेस्ट लेके बच्चों के जो मार्क्स और नेम के साथ बाहर सॉफ्ट बोर्ड पे लगा दिया। आप ऐसा करोगे? मैं पता करता हूँ क्यों, कौन सा बैच है वो? रूम नंबर 2 में वो या तो तब होगा या तो ये हुआ होगा जब छुट्टियों के पहले की बात होगी। डिस्कशन करेंगे जब करा देंगे, ठीक है? कल किया था। हाँ तो ऑड इवन चलता है ना। तुमको मैंने ग्राफ बनाने के लिए दिए थे क्या? घर के लिए एक दो नहीं दिए थे? लास्ट में क्या एक ग्राफ बनवाया था, है ना? कौन सा? एक्स ln x का ग्राफ। ठीक है, तो चलिए एक और ग्राफ बनाते हैं। x अपॉन ln x का ग्राफ बनाते हैं हम, है ना? ठीक है। देखिए भैया कैसे बनाएंगे, पहले निकालेंगे डोमेन। अब जल्दी जल्दी खुद सोचो भाई, मैं बोलूं से पहले आपको सोचना है। क्या निकालेंगे पहले? डोमेन। क्या है फटाफट बताओ? x पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि log 0 हो जाएगा ना। तो डोमेन आ गया भैया अपना, डोमेन आ गया 0 से इंफिनिटी -1। तो मतलब 1 पे ब्रेक होगा, ग्राफ 1 पे ब्रेक होगा कंफर्म। तो जब भी ब्रेक होता है भैया तो वहां पर वैल्यू तो नहीं निकाल पाते, फिर LHL RHL तो निकालना पड़ता है। तो पहले निकाल डालते हैं अपन कि 1 पे ग्राफ ब्रेक होने वाला है, तो 1 माइनस पे किधर जा रहा होगा, 1 प्लस पे किधर जाएगा वो निकाल लो पहले ही, ठीक है। और 0 पर भी, 0 पे तो नहीं है लेकिन 0 प्लस से स्टार्ट होगा ग्राफ, तो 0 पे क्या लिमिट है वो भी निकाल डालो। तो हम निकाल लेते हैं एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। 0 प्लस पे ये भाई साहब कितने आएंगे वो देखते हैं जरा। तो ये बनेगा 0, और 0 प्लस पे लॉग कितना बनता है? माइनस इनफाइनाइट। तो 0 में जब इनफाइनाइट को डिवाइड करते हैं 0 आता है, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी, खत्म बात। इसके बाद 1 पे निकालना है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना भैया, 1 पे गलती ना हो, 1 माइनस पे निकालना है। तो 1 माइनस पे देखिएगा क्या होगा कि ये तो बनेगा 1 माइनस मतलब 1.999, लेकिन ये लॉग। अब लॉग का ग्राफ आप जानते हो, ठीक है। 1 पे बनता है 0, लेकिन अगर 1 से थोड़े छोटे पे लूंगा तो क्या बनेगा? 0 से थोड़ा छोटा, माइनस का 0.00000001। तो जब आप 1 में माइनस 0.00001 का डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब 1 माइनस पे ये फंक्शन माइनस इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होगा। समझ में आया भैया? इसके बाद 1 प्लस पे क्या होगा देखते हैं, कॉमन सेंस से बता सकते हो तो आप। 1 प्लस पे x अपन, तो ऊपर तो x मतलब 1 है, नीचे लॉग के अंदर 1 प्लस डालेंगे तो 1 से थोड़ा बड़ा डालोगे तो क्या आएगा? 0 प्लस। तो जब 1 में 0 प्लस जाएगा तो क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी। ये भी निकाल लिया, तो डोमेन का काम खत्म हो गया। जहां ब्रेक हुआ था वहां भी वैल्यूज निकाल ली, है ना? काम खत्म। अब बात करते हैं किसकी बेटा, किसकी बात करेंगे बेटा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। किसकी? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना? तो इंक्रीजिंग, अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं पहले। तो यार ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, और जहां 0 है वो ले नहीं रहे अपन, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, ठीक है। और अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस भी होगा, क्योंकि जहां पे ब्रेक होना था वो देख ही लिया हमने। तो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में, ठीक है। चलिए, तो अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे भैया। तो एफ डैश एक्स निकाला, कितना आ जाएगा? log स्क्वायर एक्स, है ना। और log इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, एक्स को करेंगे 1, माइनस एक्स को छोड़ देंगे, log इसको करेंगे 1 बाय एक्स। तो कितना आ जाएगा मुन्ना? ln x माइनस 1 अपॉन, अब देखिए रुक जाओ यार, रुक जाओ, ये तो पॉजिटिव है, log स्क्वायर एक्स तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जिम्मेदारी किसी को तो इसके। तो ये बताओ ये चीज 0 कब होगी? ई पर। तो मतलब ई के इस तरफ क्या होगा? प्लस, इधर क्या होगा? माइनस। तो ई के इस तरफ फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा, पर एक्चुअली ई के इस तरफ में देखो क्या होता है, हमारा डोमेन है 0 से फलाना फलाना, तो 1 भी फॉल करेगा।
तो मतलब इसमें भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, मतलब कुल मिला के इसमें भी डिक्रीज कर रहा है, इसमें भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, बस अब ग्राफ बनाना चालू कर देते हैं, पर एक चीज है कि ई पर वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ई पर क्या होगा, इंक्रीज से डिक्रीज, डिक्रीज से इंक्रीज मुड़ेगा ना। तो ई पर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, ई अपॉन एल एन ई, दैट इज ई। तो ई पर वैल्यू ई है, सही है। अब देखिएगा, ये रहा हमारा ग्राफ बन गया, बस देखो ये है x बराबर 1, ठीक है। अब देखना बेटा, 0 प्लस पे वैल्यू कितनी आ रही थी, 0, मतलब ग्राफ यहीं से शुरू होगा पर बबल के साथ, है ना। और फिर ग्राफ क्या करेगा, 0 से लेकर 1 तक डिक्रीज, 0 से यहां से डिक्रीज करके जाना है इसको 1 तक, लेकिन कहां जा रहा है, तो जैसे जैसे 1 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो किधर जा रहा है, अभी निकाला था आपने साक्षात, माइनस इन्फाइनाइट, समझ गए। इसका मतलब ग्राफ जो है यहाँ से माइनस इन्फाइनाइट की ओर गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, सही है ना, कोई दिक्कत। इसके बाद जैसे 1 प्लस पे आएगा ग्राफ, तो कहां पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के बाद फिर यहां से ई तक, देखो ये एक पॉइंट है x बराबर ई, इस पर वैल्यू कितनी आई थी, ई, ई कॉमा ई कामा ई, ठीक है, ये पॉइंट है ई कॉमा ई। तो भैया ग्राफ 1 प्लस पे क्या था, इनफाइनाइट, और यहां से अब तक क्या करेगा, डिक्रीज, क्या करेगा, डिक्रीज, तो मतलब इनफाइनाइट से और यहां तक डिक्रीज कर गया ऐसे, ना समझे। ई के बाद क्या करेगा, इंक्रीज, अब इंक्रीज करेगा मतलब एक्स की वैल्यू जब प्लस इन्फाइनाइट जाएगी तो ग्राफ इंक्रीज करता रहेगा, पर ये इंक्रीज करके जाएगा कहाँ, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जब एक्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये फंक्शन किधर की ओर जा रहा है, तो ये निकालना है। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट, तो क्या लगाएंगे, लॉपिटल, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी, ये कितना होगा 1, और ये कितना होगा 1 अपॉन एक्स, एक्स ऊपर जाएगा, तो एक्स इंफिनिटी, तो आंसर भी इंफिनिटी, इसका मतलब ये फिर से कहा जाएगा इंफिनिटी की ओर। पर अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने बहुत स्टीप सा स्लोप बनाया, थोड़ा सा इधर ऐसे बनाना, क्यों, क्योंकि अब ये धीरे धीरे इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और यहाँ क्या हुआ, इतने से इंटरवल में इनफाइनाइट से यहाँ तक भी निकल आया, मतलब बहुत तेजी से गिरा है, यहाँ धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ऐसा बन गया ग्राफ। समझ गए, कछु समस्या जीवन में वही है, ठीक है। अब देखो एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, यहाँ पर हमने कॉन्केविटी की बात ही नहीं की, क्यों नहीं की, जरूरत नहीं थी, क्योंकि बताओ यार एक ग्राफ को अगर यहाँ से नीचे तक गिरना है माइनस इन्फाइनाइट तक, तो ऐसे तो गिर नहीं सकता ना, अरे ऐसे कैसे गिरेगा बताओ, ऐसे तो कट कर जाएगा, तो ऐसे ही गिरना पड़ेगा, तो डाउनवर्ड हो गई होगा, और ये ग्राफ वहां से यहां तक आना चाहता है, तो ऐसे ही आएगा ना भाई, ऐसे कैसे आ सकता है, ऐसे आएगा तो कट करके आएगा, तो ये कॉन्केव अपवर्ड हो गई होगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए कॉन्केविटी हर जगह चेक करने की जरूरत नहीं होती है, और करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, ग्राफ बनाते वक्त। तो जल्दी से यार छाप लो, आप छाप लिया, ये इतना टाइम थोड़ा लगता है कभी। तू बता बेटा, कोई समस्या, बिल्कुल नहीं है, तू बता, कोई समस्या नहीं है, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे जल्दी लिखा करो ना, इतना टाइम लगता है क्या कोई, हटा दें इसको, हे भगवान, मतलब कुछ नहीं हो सकता इनका। ये देखो इतने आराम से भाई साहब पेंटिंग बना रहे हैं ना, मोहसिन साहब है, यो खींच रहा था, ना थोड़ा जल्दी बना बेटा, उसको मिला ही दिया तूने, एम एफ हुसैन तो बन गया, लेकिन रामानुजन नहीं बन सकता, हाँ मिला ही दिया तूने उसको, वो टेंड कर रहा है, टेंड, ठीक है, ऐसे बनाते जल्दी जल्दी। हाँ, और कोई ऐसा पिकासो टाइप आदमी जिसका बच रहा हो अभी भी, हाँ हटा दे इसको। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमें थोड़ा ना भरना पड़ता है, हमें क्यों भरना,
हाँ चलिए तो ये सब मोह माया की बातें हैं, मैं इसमें ध्यान बिल्कुल नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं अगर ये देख के पढ़ाऊंगा ना तो बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि खुश रखूंगा मैं आपको और उससे सिलेक्शन कभी नहीं होता। ये फंडा होता है ना, क्लास में 10 में मतलब 100 में से 5 बच्चे वही होते हैं जिनको सच पसंद नहीं है, उनको डांट खाना पसंद नहीं है, उनको होमवर्क करना पसंद नहीं है। अगर उनको ध्यान में रख के पढ़ाया तो बाकी 95 की बैंड बजेगी। इसलिए ध्यान नहीं देते हम इन फालतू बातों पे, ठीक है, हमारा काम पढ़ाने का है बस, ठीक है। इसे हटाए। देखो ये फंक्शन है भैया, ऐसा तो तुमने देखा होगा बहुत बार, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसकी रेंज निकालते थे याद है? ठीक है, तो आज भी रेंज ही निकल जाएगी क्योंकि ग्राफ बन गया, रेंज निकल गई, और उस मेथड के बिना निकालेंगे ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस फंक्शन में ऑब्जर्व किया जाएगा कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि कौन मतलब कुल मिला के तुम भाड़ में जान दो कॉमन फैक्टर, तुम तो ये देखो कि ये कहीं जीरो नहीं हो जाए ताकि डोमेन में प्रॉब्लम ना हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डी लेस देन जीरो है, हमेशा पॉजिटिव, मतलब कभी जीरो नहीं होने वाला है। तो डोमेन आर कितना, और कितना, और, तो भैया डोमेन आर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डोमेन आर है तो इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेंगे, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो उसके लिए मेहनत लगेगी बहुत, तो कर लेंगे कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और इसका डिफरेंशिएशन कितना, 2x माइनस वन, और माइनस ये कितना 2x प्लस वन, और ये कितना है, मतलब अरे ऐसे नहीं, पूरा इसको सॉल्व ऐसे कर, बात एक ही, वहां भी उतनी मेहनत करनी है। देखो जल्दी से बताओ क्या करें। हम्म, अरे कट जाएगा मुझे पता है, वो तो दिख रहा है, तो आगे बचेगा क्या वो बताओ ना, सारे ज्ञानी है यहाँ पे। एक्स पड़ जाएगा। सॉल्व करना है भाई, जल्दी करो फटाफट, ऊपर वाले को सॉल्व करो, इसको मत सॉल्व करना, इसमें सॉल्व क्या करना है, ऊपर वाले को करना है। 2 × x² माइनस वन, अच्छा, हाँ हाँ, देखना भैया चेक करना इस बच्चे का ये आ रहा है, आप लोग भी चेक करके बताओ यही आ रहा है क्या। क्यू वाली टर्म कट गई, अब एक्स वाली टर्म ढूंढता हूँ मैं, x² वाली, तो यहाँ से -1 और प्लस का प्लस एक बार आएगी, और यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार, सही है, ये एकदम सही है। इतना टाइम लगा है इसको सॉल्व करने में, बताओ यार क्या आएगा ये, 2 × x−1 x प्लस वन अपॉन x² प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब समझो भैया ये तो हमेशा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जिम्मेदारी किसी कंधों पे, इसके, तो अगर इसके कंधों पे जिम्मेदारी है तो देखते हैं क्या है जिम्मेदारी, वन प्लस माइनस प्लस आएगा। इसका मतलब इधर ग्राफ क्या कर रही है, इंक्रीज, इधर क्या कर रही है, डिक्रीज, इधर क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो मतलब -1 और 1 पे इंक्रीज डिक्रीज बदलेगा। कुल मिला के बात यह है कि हम -1 और 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू किस पे निकाल ली, f(1) पे, मतलब 1 पे वैल्यू निकाली, कितनी आएगी बेटा, 1/3, और -1 पे कितनी आएगी, 3, सही है। ये कर लिया अपन ने, अब हम बनाएंगे चित्र, चित्र चित्र है ना। अब बेटा एक चीज देखिएगा, बहुत ही मजेदार चीज की यार, ये ना ग्राफ जो है, सुनिएगा, ये ग्राफ 1 के बाद इंक्रीज करेगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक इंक्रीज करता रहेगा। ये ग्राफ क्या करेगा, 1 के बाद इनफाइनाइट तक इंक्रीज ही करना है, बढ़ना है, लेकिन यार इनफाइनाइट तक इंक्रीज करके जाएगा किधर, वो दिखना है। तो उसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी, लिमिट। लिमिट क्या निकालनी पड़ेगी भैया, कि जब x प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहा है, या प्लस माइनस कुछ भी ले लो आप, x² माइनस एक्स प्लस वन और x² प्लस एक्स प्लस वन। अब देखिए इसको आप माइनस इन्फाइनाइट लीजिए, प्लस इन्फाइनाइट लीजिए, ये बनेगा तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, और मेथड वही होता है, x² की हाईएस्ट टर्म कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 1, बाकी सब 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब ये इधर की तरफ भी 1 को अप्रोच कर रहा है और इधर की तरफ भी
वन को अप्रोच कर रहा है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है एकदम क्लियर, कोई समस्या? तो अब देखिएगा हम बनाते हैं ग्राफ। तो भैया -1 पे वैल्यू कितनी, सॉरी इधर से आते हैं पहले, इधर से कहां से आ रहा है ये? 1 से आ रहा है, 1 से आ रहा है उड़ता हुआ, सही है। और क्या कर रहा है? इंक्रीज करता हुआ आ रहा है, देखो ना यार, इंक्रीज करता हुआ आ रहा है। 1 से पहले 1 पे वैल्यू कितनी, मतलब इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी थी? 1। तो 1 पर वैल्यू थी और 1 से इंक्रीज करता 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 कहां पहुंच रहा है? -1 पॉइंट पे, और वहां वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो इसका मतलब -1 पर जो वैल्यू है मुन्ना, -1 पर वैल्यू कितनी है? 3। 3 यहां होगा, ठीक है। और ये आ कहां से रहा है? y बराबर 1 से आ रहा है, मतलब ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 1। अर्थात ये ग्राफ जो है बेटा, अच्छा देखिए ये ग्राफ है ना डिफरेंशिएबल है, क्या है? तो शार्प कॉर्नर आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब मजबूरी देखना क्या है, देखना यार, यहां से तो ग्राफ अगर इसको टच करता जा रहा है तो ऐसे बन सकता है क्या? ऐसे? अबे ऐसे बनेगा, नलायक तो कट कर देगा ना। तो उसको टच अप्रोच कर रहा है तो अप्रोच तो ऐसे ही करेगा ना बेचारा, कोई भी चीज। इसका इधर तो ऐसे आना है। अब इधर ऐसे आने के बाद अचानक से नीचे नहीं गिरा सकते, तो शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए। तो देखना एक्चुअली क्या होगा कि अपने आप कर्व के अंदर ना अपने आप वो धीरे धीरे टर्न हो जाएगा किसी पॉइंट पे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंस, तो देखो कॉन्केविटी अपने आप बदली है, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको कॉमन सेंस लगाना है जैसे अभी लगाया मैंने ना। इधर तो कॉन्केव अपवर्ड शेप का है और इधर डाउनवर्ड होना पड़ेगा ताकि शार्प कॉर्नर क्रिएट ना हो जाए। तो ये पहुंच गए 3 पे भाई साहब, कहां पहुंच गए? 3 पे। तो ये है बिंदु 3, है ना। उसके बाद क्या करना है ग्राफ को? -1 के बाद क्या करना है? डिक्रीज, गिरना है, गिरना है। कितना गिरना है? 1 तक गिरना है। और 1 पर वैल्यू कितनी है? 1/3। तो यहाँ पर बेटा 1 पर वैल्यू कितनी है मुन्ना? 1 पर वैल्यू 1/3 कहां होगा? इससे भी नीचे यहाँ, ठीक है। अब एक और चीज ये भी देख लिया करो कि y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ठीक है, ये भी जरूरी है देखना। तो y एक्सिस को कट करेगा तो x बराबर 0 बने 1 पे, इसी यहीं पे कट कर रहा है। बस यहीं पे गड़बड़ हो जाती है यार अपने से ना। देखो ये ऐसे आएगा ना, आराम से आना चाहिए था इसको, ऐसे आएगा भैया। और देखिए अब यहां के बाद फिर से उसको क्या करना है? इंक्रीज। तो शार्प कॉर्नर क्रिएट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब डाउनवर्ड शेप पे आ रहा है, फिर अपवर्ड होना ही पड़ेगा, तो अपने आप हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी है ना। ऐसे कहीं ना कहीं आके ये थोड़ा दूर बना दिया यार, इसको बगल में बनाओ, ठीक है। ये 1/3 आ गई वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहता है ये? इंक्रीज। इंक्रीज करके कहां जाएगा? 1 की तरफ अप्रोच करेगा, इस लाइन के ऊपर नहीं निकल पाएगा 1। अब देखिए यहां से तो अपवर्ड शेप पे ही जाना पड़ेगा, वरना यूं चला गया तो क्या आ जाएगी? शार्प कॉर्नर। लेकिन इधर डाउनवर्ड शेप होना पड़ेगा, ऐसे जाना है, तो अपने आप हो जाएगा, चिंता मत करो, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे अपने आप। ये लो, ये एक बन गया ग्राफ इस कदर, सही है। तो छाप लो इसे। और अब रही रेंज की बात, तो इस ग्राफ को देख के बताऊं कि रेंज बताओ, तो उस ग्राफ में देख सकते हो आप, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, मिनिमम वैल्यू 1/3 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है। तो रेंज कितनी आ गई? 1/3 से 3। और यही सवाल हमने क्वाड्रेटिक में करते भी थे 11th में, तो रेंज इसकी 1/3 से 3 ही निकलती थी, है ना। आपका अगर 11th में आप यहाँ पढ़े हो तो आपको क्लास में कराया गया होगा ये सवाल, x² - x+1 अपॉन x² + x+1 का रेंज। हालांकि यहाँ नहीं भी पढ़े हो तो फंक्शन में मैंने भी कराया ये सवाल, है ना। पर याद तो खैर कहाँ होगा, सवाल थोड़े याद करते हैं, इसमें आपकी गलती भी नहीं है, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको जीवन में नहीं है? कोई बात नहीं, तो अब आ जाएगी। हाँ वही ना, अब आएगी। बना लिया बेटा ग्राफ, यो कोई दिक्कत? हाँ मुझे क्या था, बनाना पड़ेगा, मुझे पता है क्या, कोई बनाना पड़ेगा। बात तो सही है ना। क्या करेंगे? रूट एक्स में 2 बार डिफरेंशिएट करेगा ना, तो x बराबर 0 पर डबल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट है। तो अगर ऐसा है तो रूट एक्स का ग्राफ बना के देखेंगे कि रूट एक्स के ग्राफ में 0 पर टेंजेंट है या नहीं है, होगी तो वर्टिकली होगी, तो चेक करनी पड़ेगी, है ना। और उसको चेक करने का तरीका मैंने डिफरेंशियबिलिटी में आपको सिखा रखा है। भाई y बराबर रूट एक्स है तो y² बराबर x है, बना सकते हो, लेकिन उसमें आधा ग्राफ बनेगा, है ना, क्योंकि y बराबर रूट एक्स और y² बराबर x में फर्क है।
हाँ, लेकिन y की वैल्यू भी 0 से इनफाइनाइट होगी, जबकि y स्क्वायर बराबर x में y प्लस और माइनस दोनों, तो ग्राफ सिमेट्रिक आएगा y एक्सिस के फॉर x एक्सिस के फॉर, है ना। तो आप आधा उड़ा दो, जैसे ये y स्क्वायर इक्वल टू x कह रहे हो ना आप, ये जो ग्राफ होता है ना, ये y स्क्वायर बराबर x का है, तो ये उड़ा दो, तो ये हो जाएगा y बराबर रूट x का। सही है, पॉजिटिव वाला पार्ट। नहीं समझे? फिर नहीं समझे? समझ गए? बट ये दुख दर्द है जीवन में आपके। एक बार इसके सवाल का जवाब दे दूं पहले। तो रूट एक्स जो है आपका, वो x बराबर 0 पर क्या है कि उस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि 0 के इस दर से उधर डबल डेरिवेटिव बदलना चाहिए ना, कॉन्केविटी बदलनी चाहिए, तो चालू ही 0 से हो रहा है, तो इधर कॉन्केविटी कैसे बदलेगी, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। अब बताओ आप। नहीं नहीं, ग्राफ बनाने के बहुत सारे पर्पज हैं, बहुत सारे बेटा जीवन में पर्पज। अभी बताते हैं, पहले लिखो। हम्म हम्म ये हटा दें इसको? नहीं नहीं, बताओ, नहीं हटाएं क्या? पक्का? हटा दे पक्का? ठीक है, देखो, इसे हटा दें। देखो बेटा, आप ग्राफ क्यों बनाते हैं वो समझा देता हूं मैं आपको ना। इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू के हैज एग्जैक्टली टू distinct solutions, then k can be first option 0, second option 1/3, third option 3/4, fourth option 2। अब बताओ कैसे करेंगे इस सवाल को। कि भाई इस इक्वेशन के, मतलब k तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो k को क्या रखूं कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यूज, ये x की दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आ जाए, तो k की क्या रखें वैल्यू। अब सोचो, इसका ग्राफ बनाया आपने, नहीं बनाया, तो इसकी वैल्यूज मतलब y की वैल्यूज आ रही है। अब सुनो, अगर k की जगह कोई रख दे -5, तो बताओ ये फंक्शन पूरा -5 कभी बन पा रहा है क्या? ये फंक्शन 1/3 से 3 के बीच में है ना, तो अगर कोई इसको -5 रख दे कि ये फलाना फलाना फंक्शन जो है वो -5 के बराबर, तो देखना ये पूरा फंक्शन की वैल्यू -5 कभी बन पा रही है क्या? तो x की कोई वैल्यू आएगी जिसपे -5 बने? नहीं। तो क्या आपका नो सॉल्यूशन? ठीक है, अब k की जगह 1/3 रख देते हैं, तो बताओ इस पूरे सवाल में k की वैल्यू 1/3 केवल एक ही पॉइंट पे आ रही है, x बराबर 1 पे, तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 1। ठीक है, तो k की वैल्यू 1/3 भी गलत ऑप्शन है। काहे? क्योंकि एक ही है ना। तो अब खुद बताओ कि दो सॉल्यूशन कब मिलेंगे? जब आप कोई ऐसी y की वैल्यू रख दो ना जो 1/3 से क्या हो, बड़ी, पर 1 से छोटी। जैसे k की वैल्यू रखी है आपने फॉर एग्जांपल हाफ, तो हाफ कितनी बार बनेगा? 2 बार ना बनेगा। जैसे हाफ के बराबर हाफ पे कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 2। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी? 3/4 भी कहाँ होगी? इसके बीच में यही होगी, 3/4 ये है। तो अगर ये k की वैल्यू 3/4 रखोगी, कितने सॉल्यूशंस आएंगे? मतलब कितनी बार फंक्शन 3/4 बनेगा x की दो वैल्यूज के लिए, तो इसका मतलब k की वैल्यू ये हो सके है भैया। अगर 2 रखेंगे, 2, 1 से बड़ी 2, यहां k की वैल्यू 2, कितने सॉल्यूशंस? 2। ये भी सही है। 0 नहीं हो सकता ना, 0 कभी बन सकता है क्या? 1/3 के नीचे बन ही नहीं रहा कुछ, मतलब कभी 0 नहीं बनेगा, x की कोई वैल्यू नहीं आएगी। समझ में आ गया? समझ गए आप? अब ये ग्राफ केवल इसके लिए नहीं बनाते, फंक्शन के सवाल सॉल्व करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं बेटा, वो अभी उधर बैठ जाओ, वो आपने इधर लाके वो डी वाला, बेटा देख मेरा पर्पस वो नहीं था, क्योंकि हर सवाल क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी नहीं होता है। एक और दो सवाल फिर, चल लिख ले। नहीं नहीं लिखो, एक और लिखो।
वो देखो ये वाला सवाल क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक से हो जाता था, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि दुनिया के सारे फंक्शन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक नहीं होते हैं। तो लिखो एक अभी एक जो ग्राफ बनाया था ना आपने, उसी पे एक सवाल बताता हूँ कि इफ इक्वेशन x अपॉन ln x इक्वल टू x अपॉन ln x इक्वल टू k has no real solutions, has no real solution, then k can be। अब देखिए इसका ग्राफ x अपॉन ln x की वैल्यू k के बराबर है, तो k की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं ताकि इसका कोई सोल्यूशन ही प्राप्त ना हो। तो इसके लिए x अपॉन ln x का ग्राफ आपको देखना पड़ेगा भैया। मैं ऑप्शंस देता हूं आपको, क्या देता हूं ऑप्शंस। एक ऑप्शन दिया पाई, एक ऑप्शन दिया मैंने आपको 1, एक ऑप्शन मैंने आपको दिया 2, और एक ऑप्शन मैंने आपको दिया 0। ठीक है, देखो अभी बताया था इससे जस्ट पहले वाला ग्राफ है, अभी हो पाएगा नहीं ना? वो तो सारे फंक्शंस के लिए जनरलाइज बता रहा था, क्योंकि शायद सवाल पूछा इसने, इसने पूछा था ना? अच्छा आपने पूछा था क्या सवाल भी? ओके, तो भैया देखिए अभी ग्राफ नहीं बताया था इससे पहले, जरा ग्राफ में देखना जरा। तो रुको भैया, इसका ग्राफ जो था ऐसा था ना? अच्छा हाँ इधर था, सॉरी। हाँ 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 हाँ, ये तो ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक तो। अच्छा हाँ, 1 से, हाँ ये x बराबर 1 था, ये ऐसे था e तक और फिर बढ़ गया था e कॉमा e। हाँ ये ग्राफ है इसका। अब भैया इसकी वैल्यू देखो, इधर तो 0 से नीचे जा रही है, इधर तो है ना e से ऊपर, इधर भी e से ऊपर है। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं वैल्यू बोलूं कि फंक्शन की वैल्यू 5 कब बनेगी, तो 2 बार बनेगी, 5 ऊपर है। ठीक है, 5 है नहीं, लेकिन एक्चुअली हमको क्या चाहिए, हमको वो के निकालना है ताकि सोल्यूशन आए ही नहीं, कोई भी सोल्यूशन ना आए। इसका मतलब कोई भी सोल्यूशन ना आए मतलब के की वो वैल्यू रखो जो कि फंक्शन कभी अटेन ही नहीं कर सकता। तो फंक्शन देखो आप, इसके बीच की कोई वैल्यू अटेन नहीं कर सकता, मतलब फंक्शन कभी 1 बन सके ना बन सके, 2 बन सके ना बन सके, 0 बबल है 0 पे। इसका मतलब ना 0 बन सकता है ना 2 बन सकता है ना 1। इसका मतलब अगर के की वैल्यू रखोगे तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। परंतु पाई 3.14, तो ई मतलब पाई यहाँ होगा, कितने सोल्यूशन आएंगे? 2। अपने को सोल्यूशन नहीं चाहिए वाला केस चाहिए ना, बस ऐसे करते हैं, खत्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हटा दूं बिल्कुल, साफ साफ कर डालूं, साफ। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट से भैया, जल्दी जल्दी। एक काम करते हैं, मैं ग्राफ ना आपको दे रहा हूं बनाने के लिए, आप घर से एक बार बना के लाइएगा, है ना, फिर अपन कल क्लास में बनाते हैं। चलो पहले एक बता देता हूं मैं, और बाकी कुछ सवाल आपको देंगे। चलो एक और बना लो आप भी क्या करोगे। एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये भी देखिए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ही है, पर एक्चुअली नीचे वाले के फैक्टर हो जा रहे हैं यहाँ पे। सही है, तो पहले इस फंक्शन सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेटा ऊपर वाले के भी फैक्टर है x माइनस 1 x माइनस 4, नीचे वाले के फैक्टर हैं कितने? x प्लस 3 और x माइनस 1। देखना जरा सही है क्या हमेशा की तरह? तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसके डोमेन में ना -3 है और ना ही 1 है, पर ये किससे कैंसिल भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि जो एफ एक्स है वो है बेटा लीनियर बाय लीनियर, परंतु x माइनस 3 भी नहीं है, साथ में x1 भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये चला गया तो भूल गया आप इसको, डोमेन में 1 नहीं था, ये फंक्शन है, ये तो हमने उसको सॉल्व करके लिखा है, तो ये लगाना 1 हटाना मत भूलना, ठीक है, ना गड़बड़ हो जाएगी। अब इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं हम जीवन में, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था किसमें, मैनी 1 में, कि लीनियर बाय लीनियर जो होता है वो हमेशा 1 1 होता है। तो कोई चीज 1 1 कब होती है? हमेशा, या तो हमेशा इंक्रीजिंग हो या हमेशा डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो वो अभी आपके सामने सिद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिद्ध। तो भैया डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा मुन्ना? एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस
x माइनस 4 को रखा, x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1, x कटेगा, ये 3 आएगा और ये माइनस में प्लस का 7 आ रहा है क्या देखना। तो मतलब ये तो घोर पॉजिटिव हो गया, मतलब फंक्शन हमेशा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग बनेगा ऐसा हमारा कहना है। लेकिन साथ में ये 2 पॉइंट पे गड़बड़ होने वाली है, -3 और 1 पे फंक्शन टूटेगा, और जहां टूटता है फंक्शन वहां तकलीफें बहुत है, क्योंकि वहां क्या निकालनी पड़ती है, लिमिट, क्या निकालनी पड़ती है, लिमिट। तो भैया देखिए सुनिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए भैया, फंक्शन आपने ये लिखा है ना, अब सुनिए, अगर x बराबर 1 डालते तो कितना वैल्यू आता, -3/4, तो मतलब -3/4 नहीं आ पाएगा, बस इतना सा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो है 2 पॉइंट नहीं है डोमेन में, तो 1 नहीं है, तो 1 को डाल के यहाँ देखा, क्योंकि ग्राफ तो आप इसी का बना रहे हो ना, इसको सिंप्लीफाई करके आपने ये लिख दिया, इसका ग्राफ बनाएंगे, पर शर्त है कि x 1 नहीं होना चाहिए साथ में, तो 1 पर वैल्यू कितनी आनी थी, -3 पर, नहीं आ पाएगी, वहां क्या बना लेंगे, बबल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तकलीफ है किस पे, -3 पे, क्योंकि -3 पे भाई साहब बनेंगे 0 अपॉन में, ये समझे यार, तो -3 पे वैल्यू क्या आएगी वो चेक करनी पड़ेगी, तो ठीक है करेंगे, चेक करेंगे बिल्कुल। तो -3 की राइट हैंड लिमिट अगर आप निकालोगे तो गौर से देखने वाला मुद्दा है कि भैया देखो, -3 -4 तो घोर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव -7, -3 से थोड़ा ज्यादा रखोगे तो ये क्या आएगा, प्लस का h, -3 प्लस h, तो -7 में जब h का भाग दोगे तो क्या आएगा, -इन्फिनिटी, क्योंकि h तो पॉजिटिव नंबर होता है ना, क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी। और जब आप निकालोगे कि x टेंडिंग टू -3 माइनस, लिमिट लगा देना भैया, लिमिट लिख देना, ठीक है, तो x -4 अपॉन, देखो तो -3 माइनस का मतलब होता है, यहाँ x लिखेंगे -3 माइनस h, ऊपर -7 नीचे -h, क्या आएगा 7/h, दैट इज प्लस इन्फिनिटी, तो इधर प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। बोले बात समझ में आ रही है एकदम साफ, कोई दिक्कत बेटा नहीं है। तो आप क्या करेंगे भैया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह सब देख लिया आपने, लेकिन एक बात समझ में आती है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो भैया पूछेंगे जाएगा कहाँ भाई इंक्रीज करके, अरे जाना कहाँ है, एक्स तक अगर आप इंक्रीज करते रहोगे किधर जाना है आपको, तो ठीक है भैया, तो इसका मतलब हम देखेंगे कि एक्स जब इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ये भाई साहब किधर निकल लेंगे, तो ये देखो आप 1 पे निकल रहा है, ये इसकी लिमिट 1 होती है, और अगर आप माइनस इनफाइनाइट की बात भी करो तो भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मेथड वही सेम, एक्स कॉमन लेके काट देंगे 1, तो मतलब इनफाइनाइट पे भी 1 जा रहा है और माइनस इनफाइनाइट पे भी 1 जा रहा है, लेकिन तकलीफ है कि हमेशा इंक्रीजिंग भी, आप कंफ्यूज हो गए आप कि वहां भी 1 था यहाँ भी 1 था, तो इंक्रीज कैसे किया, किया क्योंकि बीच में ब्रेक भी तो होगा, ब्रेक आएंगे, ब्रेक आ रहे समझ में, हाँ इसे हटा दें, तो अब बनाएंगे ग्राफ, तो देखिएगा भैया, अभी रुक जाइए, तसल्ली रखो बेटा, तसल्ली, ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे भी, तो शुरू कहां से करें, तो पहले एक लाइन बना लेते हैं 1 वाली, है ना, क्योंकि 1 को 10 कर रहे हैं दोनों साइड से ना, तो ये एक लाइन बना डाली y बराबर 1, थोड़ा और ऊपर खींच देते हैं, ये ओरिजिन है। अब सुनिए भैया, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है, इधर कहां से आ रहा है, 1 से आ रहा है, और कर क्या रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा भैया, क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। अब बेटा टूट कहां पे रहा है, इसमें जैसे आराम से इंक्रीज कर रहा था, बीच में कौन आ गया, -3, तो -3 के लेफ्ट साइड से जब आ रहा होगा तो -3 के लेफ्ट साइड से भैया प्लस इन्फिनिटी चला गया है, कहां चला गया, तो मतलब ये 1 से अरे कहां गई -3, यहाँ यहाँ होगा ना, -3 होगा यहाँ, तो यहाँ पे ग्राफ ब्रेक होना था ना, तो देखो आप क्या होगा, यहां से इंक्रीज करते करते कहां पहुंच गए, प्लस इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो गए ये ना, समझ में आया, निकल लिया, ठीक है। अब इसके बाद ब्रेक हुआ, -3 की इधर से फिर शुरू होगा, तो -3 के इस साइड कितनी लिमिट आ रही थी, -इन्फिनिटी, तो इसका मतलब अब नीचे से आ रही है, कहां से आ रहा है भैया, यहां से आ रहे है भैया, ठीक है। अब सुनो, कहां तक इंक्रीज, इंक्रीज हमेशा करेगा, अगला टूटेगा कहां पे, 1 पे, तो अगला पड़ाव दूर है, मतलब V1, उससे पहले इसको y एक्सिस से गुजरना पड़ेगा, y एक्सिस ने कहा कि मेरी लास्ट से गुजरना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, तो y एक्सिस को कहां से गुजरेंगे वो कौन बताएगा, तो x को 0 डाल दो, x को 0 अरे डालो 0, माइनस का 4/3, तो मतलब ये y एक्सिस को नीचे इधर ही कट कर लेगा, 1 पे फिर टूटना है, पर टूटना वैसा नहीं है, क्योंकि 1 पर वैल्यू आ रही है कितनी, माइनस, अरे 1 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस का, एक मिनट रुक जाइए, सब्र रखिए, हाँ माइनस का, एक मिनट रुक जाओ यार, 0 पर वैल्यू कितनी आ रही थी,
-4/3 और 1 पे -3/4। अच्छा ये तो भूल ही गया था मैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है देखिए, जो ग्राफ है ना वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जा कर रहा है इंक्रीज करके, पता है आपको? 1 पे। तो कुछ इस कदर जा रहा होगा, देखो। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, चलने दो, आन दो इसको, आन दो। देखो भैया, तो ये ग्राफ जो है ऐसे चलता रह रहा है, ये इंफिनिटी की ओर अग्रसर रहेगा अब हमेशा जीवन भर, कभी टच नहीं कर पाएगा इस लाइन को। ठीक है, रुक जाइए, इधर ऐसे थोड़ा सा तिरछा टाइप हो गया, पसंद नहीं अपने को ऐसा। देखो स्मूथ जाना चाहिए ग्राफ। आगे भैया, देखो यहाँ थोड़ी बिल्डिंग की हुई है भैया, तो वैसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी बताओ? माइनस का 4/3, सही है। और x बराबर 1 पर वैल्यू कितनी थी? -3/4। इसका मतलब नीचे ही थी, तो यहाँ पे 1 रहा होगा। तो यहाँ पे x बराबर 1 बिंदु है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है? माइनस का, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये बिंदु जो है ना वो डोमेन में नहीं है, यहाँ क्या आएगा? बबल। तो ग्राफ यहाँ ऐसे टूट जाएगा बस, और इंक्रीज करता रहा आप जीवन भर। सही है, बन गया, पूरा ग्राफ बन गया। बताओ, जैसे छोटी छोटी बातें याद रखनी है, मतलब ध्यान रखनी है, अपने आप ग्राफ बन जाता है। बस यहाँ क्या आ गया? बबल आ गया। ठीक है ना? शानदार ग्राफ, शानदार, एकदम शानदार। देखो ये बिंदु लिख देना यार, एक तो भूल जाओ तुम, x बराबर -3 है, ये बिंदु है ना। इसको थोड़ा ऐसे बनाना जैसे ये टच कर, ऐसे दिखे कि टेंड कर रहा है, टेंड। मिला मत देना, ग्राफ मिला मत देना y बराबर 1 से। हाँ समझ गए आप, एसिम्पटोट जैसा ही है कुछ। हाँ? यार कोई ये ऐसे मिलता हुआ तो नहीं दिख रहा ना? हाँ थोड़ा दूर ही होना चाहिए। हाँ, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है। ठीक है, हाँ ऐसा बनेगा क्या? हाँ तो ये कोरोना की वजह से ऐसा हो गया था थोड़ा। ठीक है, बीमारी में कमजोरी आ गई बेचारे को। इस यहाँ पे आके ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था। अरे शुभ शुभ बोलो, वापस ना आ जाए भैया। आएगा। स्कूल में बंद, दिल्ली में स्कूल बंद हो गए? अरे तो गर्मी की छुट्टियां लगी होंगी यार, समर वेकेशन, दोनों की वजह से बंद हो गए हैं। और इसमें दोनों बातें होती है, दुख भी होता है, खुशी भी होती है। चाइना ऐसे ही मरेंगे, चाइना वाले तो वायरस बनाते भी वही है। और क्या? हाँ वो तो कुछ भी कर सकते हैं चाइना वाले हैं यार। हाँ मैंने उससे बोला घबराना बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा घबराना नहीं। आर्टिफिशियल मून बनाया ना उन्होंने शायद, बस आर्टिफिशियल सांप बनाना बाकी है खाने के लिए उनको। चमगादड़ भी खा लेते हैं यार वो। बाप रे, मतलब चमगादड़ देख देख लो ना, और खाना खा रहे हो आप, तो खाना 1 घंटे अच्छा नहीं लगता, वो लोग चमगादड़ खा जाते हैं, मतलब गजब लोग हैं यार। चूहे की चटनी, अरे बाप, अरे यार। हाँ
अबे रेन दो यार, खाना नहीं खाया जाएगा यार, मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी भाई। अबे चुप रहो यार, नारायण को चुप रहो, अबे चुप रहो यार, चुप रहो। हाँ हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं ना। अबे चुप रहे नालायक, चप्पल मारना खींच के भी, फालतू बातें कर रहा है। चलो आगे बढ़ो आगे भैया, फालतू बातें नहीं करनी है। हाँ क्यों? अबे आगे बढ़ो आगे, फालतू बातें ना करो ना। मैंने कॉलेज में एक बार टेस्ट किया था देखो, और कम से कम 15 दिन तक बहुत गंदा लगता रहा चिकन चिकन, ठीक है। लेकिन नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, लेकिन बात कि मैं हम लोग नहीं खाते थे, तो यार मैंने एक बार खा लिया दोस्त के साथ, उसके बाद यार ये पता नहीं, लेकिन 15 दिन तक बहुत खराब है, खाना भी खाया जा रहा था यार। और वो ऐसा नहीं, टेस्ट में तो सब सही था, पर वो जो गिल्ट थी अंदर से, हाँ यार वो मतलब बहुत खराब थी यार। क्या? नहीं नहीं, हरिद्वार वो वाली बात नहीं है, मतलब बात ये कि आ, मैं सब सिक्स क्लास में ही था, तब मैंने ऐसे नॉनवेज वगैरह खाता नहीं था मैं, पर एक बार मेरे मामा जी वगैरह खाते थे, तो उनके साथ चला गया था नॉनवेज लेने के लिए। तो वहां पर वो क्या है, उसके बाद से ही मतलब मन खराब हो गया था कि नहीं यार ये थोड़ा जीव हत्या है, और मेरे को बड़ा गंदा लग रहा है 2-3 दिन तक, मतलब मेरे को ऐसे मामा जी के घर में सबने खाया, मेरे को उनको उनसे ही बात करने का मन नहीं कर रहा था कुछ दिन। तो मैंने कहा यार जान ले ली यार, एक मुर्गे की जान ले ली, ठीक है। तो अब वो लोग जो है ना लॉजिक देते हैं, लॉजिक ये होते हैं कि देखो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो भी तो सांस लेते हैं। ये बहुत ही इलॉजिकल लॉजिक है वो, क्योंकि एक पेड़ मरता नहीं है, वो फल देता रहता है, भाई मुर्गा तो मर जाता है ना बेचारा, ठीक है ना। हाँ वो खुद यूज नहीं करते, वो तो एक्चुअली हाँ वो तो प्रोडक्ट है, सही बात है। नहीं नहीं, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सारे लॉजिक ठीक है आपके, आप खाओ ना खाओ, ठीक है, उसमें कोई बहस करता नहीं है। सबका अलग अलग कंसाइंस होता है यार, ठीक है, जिसको अच्छा लगे वो खाना चाहिए, जिसको नहीं अच्छा लगे मत खाओ, ठीक है। हाँ हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, कोई अरे मेरे को इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं सुने, सब सही है लाइफ में, कोई बुरा नहीं है। अपने अंदर से आवाज अगर ठीक आती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई बुरा नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ चलो आगे बढ़े भैया, पक्का किसे हटा दें? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो गंदी गंदी बातें कर ली तुमने चाइना वालों की। हाँ हाँ प्योर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या बात कर रहे हो, मेरे सारे दोस्त खाते हैं नॉनवेज, ऐसा थोड़ी ना बेटा। एक्चुअली ये चीज अब ना रीजन, मतलब जो आप कह रहे हो राजस्थान में लोग नहीं खाते हैं, ये रीजन से कास्ट से इन चीजों से ऊपर उठ चुका है अब ये चीज, है ना। अब लोग ये सब नहीं देखते, जिसको खाना है वो खाता ही है। मेरे दोस्त हर लगभग कास्ट के हैं और सभी खाते हैं, जिसको खाना है, जिसको नहीं खाना वो नहीं खाता, चाहे उसकी कास्ट में लौड़ो, ये वाली चीजें अब उस ऊपर उठ चुकी हैं, क्योंकि उनका लॉजिक भी सही है, हमसे पूछ के थोड़ा ना कास्ट बनाई थी, है ना। हमसे थोड़ा ना पूछ के बनाई कि हम नहीं खाएंगे, हमारी इच्छा है, मतलब ठीक है, तो सबका अलग अलग लॉजिक है ना, ठीक है। तो ये सब चीजों से मतलब नहीं है, बस अच्छा जिसको लगता है वो ठीक है, उसमें गलत भी कुछ नहीं है। हाँ अबे क्यों करना क्या है यहाँ पे, फेवरेट डिश पूछा है नालायक, फेवरेट कलर पूछेगा तू, इधर इधर देख, पढ़ाई कर, है ना। हाँ हाँ भैया देखो, सब अच्छा लगता है हमें तो, वेजिटेबल सब खाते हैं हम, देखो हम देखो हॉस्टल में रहे हुए लोग हैं, हमें सब सब खाना अच्छा लगता है, बस मिल जाना चाहिए खाने को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भैया, अगला सवाल लिखिए ना। तो नेक्स्ट सवाल जो है, मतलब वो
ग्राफ है, आप कम से कम आपको 3-4 ग्राफ बना के लाने हैं, क्योंकि आप ट्राई करोगे अकेले बैठ के तब आपको समझ आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। या तो मैं बता देता हूँ ये करना है ना, तो आप बना के आइएगा। तो लिखिए इसी बात पे सवाल। पहला सवाल तो ये है जो आपको करके लाना है, ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है प्रॉपरली, है ना, और वो ऐप पे डाल के मैं चेक कर लेना, बना के लाइएगा। हाँ, बनाने के बाद चेक कर लेना, लेकिन एक बार बना के बाद खुद चेक करना कि ठीक है कि नहीं है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है, ये ग्राफ बना के आपको लाने हैं, ठीक है। और एक छोटा सा ग्राफ और बना सकते हो पोलिनोमियल का, छोड़िए पोलिनोमियल का कोई ग्राफ होता है क्या, खुद ही बना लोगे आप। तो ये ग्राफ बनाने हैं, और आप बोलो तो एक और ग्राफ देते हैं आपको। तो चलिए एक और ग्राफ लिख लीजिए कि एफ एक्स जो है वो है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का मॉड। अब इस तरह के सवाल जब करने हैं, पूरे का मॉड लेना है, तो हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन बाद में। पहले 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का ग्राफ बना लेंगे इसका, उसका मॉड लेने के लिए क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो नेगेटिव पार्ट है उसको एज इट इज ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी यूज करने, बस ठीक है, समझ गया मैं। इसके बाद थोड़ा लिख लीजिए आप, तो ठीक है। आप बोलो तो और लो, फिर देखो एक और ताबड़तोड़ सवाल लिखो कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, जहां पर x में दे रहा हूं आपको माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 0 से इन्फाइनाइट, बस ये इसका डोमेन मैंने डिफाइन कर दिया है। इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको, और रेंज में निकालनी है ग्राफ प्लॉट करने के बाद, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप तो ये कर लो, ठीक है। डाउट काउंटर पे क्यों जाना है पूछने, खुद ही सॉल्व करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां हुए, वो नालायक का डोमेन है उसका। चलो आगे देखो, आगे आगे आगे, एक से एक खतरनाक लोग भरे पड़े अपनी क्लास में, डोमेन को भी सवाल मान लिया। चलो भैया अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं आगे ना, ठीक है। तो भैया अगला लिखो, हेडिंग लिखो, बड़े देखो, इसे हटा दें। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अभी अपन ने ग्राफ बनाया था ln x अपॉन x का, तो एक बना लो, एक अच्छा है, हाँ हाँ ठीक समझ गया, उसका उल्टा कर लो ना, ln x अपॉन x का बना लो। अब 8 हो गया ना, ln x अपॉन x का ग्राफ बनाने का है, ठीक है। अभी नहीं बनाना, घर पे बना के लाना है आराम से। हाँ लिख लो। चलिए भैया अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 इस चैप्टर के। बस बस बस, शांत शांत, नारायण को बहुत पिटोगे, हो गया तो शांत। देखिए इसको रोल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसको कोई लोग रोलीज थ्योरम भी बोलते हैं। इसका एक्चुअली क्या नाम क्या था ये अपने को पता नहीं है, स्पेलिंग पता है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, रोल्स थ्योरम, रोलीज थ्योरम, ठीक है। तो मैं रोलीज थ्योरम बोलूंगा, है ना, ठीक है। अरे शांत 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 शांत, तो समझ लेना यहाँ पे ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल भी आते हैं लगभग हर एग्जाम में, मतलब आते हैं जेईई में भी, एडवांस में भी, और होते भी नहीं है, ये भी बता देता हूँ, हो जाएंगे लेकिन अगर आप समझोगे तो, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली रोल्स ने क्या बोला
कि उसने ये बोला कि सपोज एक फंक्शन है, ठीक है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, ठीक है, विच इज या सच दैट, फंक्शन सच दैट, उसने बोला कि देखिए एक ऐसा फंक्शन है, कैसा, तीन कंडीशंस, कि f इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज ए से क्लोज बी, मतलब f एक ऐसा फंक्शन है जो क्लोज ए से क्लोज बी तक क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज ए से क्लोज बी तक कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान रखिए, क्लोज मतलब क्लोज, अगर ओपन किया तो रोल्स थ्योरम फेल हो जाएगी। दूसरा उसने बोला कि f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन ए से ओपन बी, मतलब उसको ए और बी पर डिफरेंशियबिलिटी से लेना देना नहीं है, उसको ओपन ए से बी मतलब ए से और बी के बीच में हर जगह डिफरेंशियबल है, ऐसा वो बोल रहा है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि ए पर और बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। सही है? ये तो तीन उसने कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, एक ऐसा फंक्शन अगर है तो क्या होगा, तो क्या बोला रोल्स ने ऐसे फंक्शन के बारे में, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं समझाता हूं, आपको भी बता सकते हो। देखना, यार कोई फंक्शन है, देखिएगा, जो एक तो ए से क्लोज बी तक पूरा कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ए से 10 बिना डिफ के बी तक ग्राफ बनाया जा सकता है, डिफरेंशिएबल है, मतलब देयर इज नो शार्प कॉर्नर एट ऑल, कोई शार्प कॉर्नर नहीं, स्मूथ ग्राफ है, और ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है। तो सुनिए, ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, ये x इक्वल टू बी पॉइंट है। सही है? तो इन दोनों पर वैल्यू क्या है, बराबर, मतलब यहां पर और यहां पर वैल्यू बराबर है। सही है? क्लियर? तो यहां से शुरू करना है ग्राफ, यहां तक बनाना है, कैसा भी ग्राफ बन सकता है, लेकिन स्मूथ होना चाहिए और डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब कुछ सोचिए कि यहां से यहां तक ग्राफ बनाओगे तो बहुत सारे ग्राफ हमारे दिमाग में आते हैं, तो सीधा स्ट्रेट लाइन आ जाती है दिमाग में, कि सीधी लाइन ही बना दें, ठीक है ना, कॉनकेव, डाउनवर्ड, अपवर्ड, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर ग्राफ मान लीजिए मैं स्ट्रेट लाइन ना बनाऊं, हालांकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, कोई समस्या नहीं है, बन सकता है, ये भी हो सकता है। या एक ग्राफ मेरे दिमाग में आया कि सर देखो, ग्राफ में मैं यहां से तो शुरू करूंगा, थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा, फिर वापस लेके आ जाऊंगा, तो लाना तो पड़ेगा ही। आप सुनिए, अगर ऊपर गया तो नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू ए पर है वो बी पर है, तो जहां से चले उधर लौट के जरूर आना। ठीक है? तो ऊपर चले भी जाओगे तो लौट के आना है। और किसी ने बोला नहीं सर हम नीचे जाएंगे, हम तो, अरे चले जाओ नीचे, लौट के जरूर आना है। ये बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, ऊपर नीचे दोनों जाएंगे। ठीक है भैया। उसने बोला हम ऐसे जाएंगे, देखो हम बहुत ऊपर जाएंगे, फिर बहुत नीचे जाएंगे, फिर आना तो यही है लौट के। तो ये सारे ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि अगर कोई ऊपर जा रहा है तो मुड़ के आना है, नीचे जा रहा है तो मुड़ के आना है, और ऊपर जाके नीचे आके ऊपर जा रहा है, कुछ भी हो रहा है तो मुड़ मुड़ के आना है, लेकिन मुड़ना जरूर है। वो केवल एक शर्त को छोड़ के, जो लाइन स्ट्रेट लाइन है उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे, बाकी हर ग्राफ में मुड़ना जरूरी है, मुड़ के आना ही है, क्योंकि जो वैल्यू ए पर से शुरू किया वहीं लौट के वापस आना है पी पर भी, उसी लेवल पे। तो एक बात बताइए, और ग्राफ स्मूथ है, कहीं पे शार्प कॉर्नर बना नहीं सकते, ग्राफ तोड़ नहीं सकते, तो मतलब मुड़ना जरूरी है, होता ना मूवी थे डरना जरूरी टाइप, तो इधर भी मुड़ना जरूरी है। तो भैया मुड़ना जरूरी है मतलब एक पॉइंट पे मुड़े होंगे आप, टर्निंग पॉइंट रहा होगा, और टर्निंग पॉइंट जहां रहा होगा वहां पर खास बात क्या होती है, यहाँ पर क्या खास बात होती है, एफ डैश एक्स, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए और बी के बीच में है, और जहां पर एफ डैश एक्स क्या है, 0, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है सी। ठीक है? तो मैं बोल सकता हूं क्या, कि अगर ये तीनों करेक्टरिस्टिक हैं, देखो मैंने इनमें से एक भी करेक्टरिस्टिक को का वैल्यूएशन नहीं किया है, ठीक है, सारी कंडीशन फॉलो करवाई है। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये है कि लौट के आना है, नीचे जाना है तो ऊपर आना है, ऊपर जाना है तो नीचे आना है, और ऊपर नीचे जाना है तो लौट लौट के आना है, आना वही है। इसका मतलब ये है कि टर्निंग जरूरी है, और जहां पे टर्निंग होगी वहां पर उस पॉइंट पे एफ डैश क्या होगा, 0। ठीक है? और वो पॉइंट कहाँ होगा, ए और बी के ऑब्वियस बात है बीच में होगा। सही बात है, ये समझे? अब लाल वाला ग्राफ देखो आप, तो लाल वाले ग्राफ में क्या है, यहां से गया है तो लौट के आना पड़ेगा, टर्निंग टर्निंग टर्निंग, तीन तीन टर्निंग पॉइंट है, ऐसे तीन तीन सी की वैल्यूज है जहां पर ये एफ डैश क्या हो रहा है, 0। लेकिन कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो जरूर आएगा, अब तीन आए नहीं आए लेकिन एक तो आएगा ही, देखो नीले वाले में एक तो आएगा ही, इस वाले में एक आएगा। उसके बिना आप सोचोगे यार यहाँ से ग्राफ निकल जाए और टर्न ही ना करे तो फिर यहाँ कैसे आएगा, तो एक टर्निंग पॉइंट तो जरूरी है, और वो टर्निंग पॉइंट पे क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 होगा। अब बात रही कि सर स्ट्रेट लाइन में निकल जाए तो हम ऊपर नीचे जाए नहीं, हमने कहा देखो हर पॉइंट पर ही एफ डैश 0 है,
अगर आप सीधे ही निकल जाओगे तो यहाँ पर तो एक क्या सारे पॉइंट पे एफ कितना है 0। तो इसका मतलब इस कहानी से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर एक फंक्शन ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है तो ए से बी के बीच में कम से कम एक बार डेरिवेटिव को क्या होना पड़ेगा 0। ये रोल्स ने बोला था, सिंपल। तो रोल्स ने क्या बोला कि अगर ऐसा है देन ये रोल्स का रिजल्ट है, अब है ना, ये तो कंडीशन थी, उसने रिजल्ट दिया, देन मतलब कौन सा ऑक्सीलेशन, वो जो वहां पड़ा था तो उसमें तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता था ना, या तो कंटिन्यूअस वर्ड लिखा हुआ है ना, ऑक्सीलेशन पे जाना ही नहीं है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट at least वन सी belongs to A से B के बीच में, ठीक है, such that f dash c equal to 0। ये है रोल्स थ्योरम। क्या कि उस केस में कम से कम एक सी अवश्य होगा, किसके ए और बी के बीच में एक सी अवश्य होगा जहां पर डेरिवेटिव, जहां पर एफ डैश सी क्या होगा 0। आई बात समझ में? ये रोल्स थ्योरम है, सिंपल, ठीक है। तो इसको छाप लिया फटाफट आप। देखो भैया, अब आपके बोर्ड में कैसे सवाल आते हैं वो बताता हूं मैं ना, ठीक है। हाँ हाँ, तो छाप लो ना, मैं तो इधर लिख रहा हूं, नहीं हटाऊंगा, सॉरी। वेरीफाई, रुक जाओ, तसल्ली नहीं है, रुक जाओ। वेरीफाई रोल्स थ्योरम एक साथ लिख लेना, रुक जाओ पहले ना। 4 एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 इन -3 से 0 एंड if valid find c। क्या क्या हुआ, बोलो ना, क्या बोल रहे हो? अरे कोई डाउट हो तो बताओ। c बिलोंग्स टू ओपन ए से b, है ना। देखिए भैया, तो ये बोर्ड में ऐसे सवाल आएंगे आपके ना, ठीक है, ऐसा आता ही है। इसमें क्या बोला है कि एक फंक्शन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है फलाना फलाना, और बोला वेरीफाई करो रोल्स थ्योरम। वेरीफाई करना वाला रोल्स सही कहता है, ये प्रूव करके बताओ। तो रोल क्या कहता है कि अगर ये तीन कंडीशन होती है तो एक सी मिलता है जहां पर एफ सी 0 होने वाला है, ये बोल रहा है। तो उसको वेरीफाई करना है कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, सही में ऐसा सी मिलता है कि नहीं मिलता। तो पहले तो हम देखेंगे कि क्या रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन फुलफिल होती है, तभी तो वो स्टेटमेंट बोलेगा। तो इसका मतलब -3 से 0 ओपन की मतलब क्लोज इंटरवल की बात अगर कर रहे हैं तो ये ए है और ये बी है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि x x प्लस 3 और ये फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। ये भी डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल, और e की पावर माइनस एक्स बाई 2 भी डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस है, किसमें, -3 0 है ना। और f क्या है, ये लिखना है आपको ऐसे बोर्ड में, ध्यान रखना, ठीक है। डिफरेंशिएबल इन -3 से 0, आया समझ में। और साथ में f ऑफ a, हाँ नहीं नहीं, आप कोई जरूरी नहीं है ना, आप चाहो यार आप बोर्ड के टीचर से पूछना, बाकी तो देखो कैसे करते हैं मुझे भी बहुत आइडिया नहीं है। बट अगर ऐसा फंक्शन आता है तो ऐसा नहीं कि अलग से प्रूव करना पड़ेगा, आप देख सकते हो कि ये पोलिनोमियल है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है, e की पावर माइनस एक्स बाई 2 इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सिंपल लिख देना, मतलब ऐसा पता नहीं है बोर्ड वाले सर से पूछना इतना लिखते हैं कि नहीं। तो भैया एफ डिफरेंशिएबल है, आप क्या करेंगे, एफ ऑफ -3, एफ ऑफ -3, एफ ऑफ -3 कितना आ रहा है 0, और एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है 0। इसका मतलब देखिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी भी बराबर है, तो रोल्स के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब वेरीफाई करना है कि रोल्स सही बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि -3 से 0 के बीच में अब एसएससी मिलना चाहिए जहां पर एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए 0। देखते जरा ऐसा हो रहा है क्या, तो हम क्या निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो हमने एफ डैश एक्स निकाला, तो एफ डैश एक्स के लिए क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x का डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 3। इसको छोड़ दिया, एक बार इसको छोड़ा, और इसका करेंगे e की पावर इसका, तो कितना आएगा -12 e की पावर माइनस एक्स बाई 2। सही बात है। अब ये देखते हैं ये डेरिवेटिव कहाँ 0 है, इसको 0 करके देखते हैं। यार ये हटा दूं क्या, तो ये डेरिवेटिव 0 कहाँ है वो करके देखते हैं भैया। तो देखिएगा
तो यहां से e की पावर माइनस एक्स बाई टू तो कॉमन आ ही रहा है बेटा, दिख ही रहा है ना। ये कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा 2x प्लस 3 और यहाँ बचा माइनस का हाफ इंटू एक्स प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये जीरो करके देखते हैं। अब बेटा देखना ये तो जीरो हो ना सके, e की पावर ये जीरो होगा, जिसको जीरो करेंगे 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x शुड बी जीरो। यहां से कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर कितना 0 और x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर कितना 0। आगे भैया, तो यहां से x की दो वैल्यू आ रही है -2 एंड 3, ठीक है। तो -3 से 0 के बीच में 3 तो आता ही नहीं है, तो ये तो ऐसे भी रिजेक्ट हो गया, हमको उसकी बात ही नहीं करनी। हम ये नहीं कह रहे कि कहीं और भी फंक्शन डिफरेंशिएशन जीरो हो सकता है, क्या हो सकता होगा, हमें तो -3 से 0 में रोल्स थ्योरम लगाई तो उसके बीच में एक आना चाहिए सी, आ रहा है ना देखो, ठीक है। सी बराबर -2 हो गई वेरीफाइड खत्म, वेरीफाइड कॉपी आ गई आपके पास, ठीक है। तो कोई दिक्कत? हाँ बेटा ये कुछ नहीं पता, बोर्ड वाले सर की क्लास लगेगी, उनसे पूछ लेना यार, है ना। हाँ तो उनने क्या कहा था, पूरा प्रूव करके, हाँ कितने मार्क्स का है वो आप देख लेना, है ना। बोर्ड वाले सर बता देंगे, अलग से बोर्ड वाले सर इसलिए हैं यहाँ पे ताकि वो बता पाए, मुझे जानकारी नहीं है, मैं आईआईटी के बारे में बता सकता हूँ बस, है ना, जेई के बारे में। क्या कह रहे हो? तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आज सवाल करेंगे मतलब, और तो इसके सवाल कैसे होते हैं आप पहले लिखोगे, जब बढ़ूंगा ना, लिखते ही रहते हो यार पूरे टाइम, जल्दी लिखो, जल्दी लिख लिया। हाँ बेटा कोई दिक्कत है आप बताओ, नहीं नहीं बता दो यार, नहीं है, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए, फटाफट फटाफट बेटा। क्या हो गया, इतना क्यों मुस्कुरा रहा है बेटा, क्या हुई? अच्छा बस ठीक, शांत हो जाओ। तो ये लिख लिया तुमने पूरा? हाँ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो एक सवाल लिखें आगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखो let fx is equal to x raised to the power alpha ln x where x is greater than 0 when x equal to 0 if Rolle's theorem is applicable, if Rolle's theorem is applicable for x belongs to 0 से 1, या एक काम करो, for the interval close 0 से 1, then alpha can be, options are -2, -1, 0 and half, ठीक है। तो भैया अब ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसमें बोला है कि 0 से 1 में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, इसे हटा दें। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है वो देखते हैं। तो बताइए रोल्स थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल, देखिए रोल्स थ्योरम का रिजल्ट क्या है वो एक अलग बात है, वो तो रोल्स ने दिया है ना, लेकिन वो एप्लीकेबल कब है, जब हम उसको कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे 3, तो इसका मतलब 3 कंडीशन लगती है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एप्लीकेबल है क्या मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो 3 कंडीशन कौन कौन सी है उस पर बात करेंगे। तो पहले इंटरवल 0 से 1 है भैया, बोलेगा कोई नहीं, 0 से 1 इंटरवल है, सही है।
तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एफ ऑफ जीरो की बात करोगे तो आंसर जीरो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जीरो आ जाएगा आंसर, जीरो ही दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो पर जीरो दे रखा है। वन पे बात करेंगे तो लॉग वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप, पक्का। देखो तो जीरो पे मतलब एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन तो बराबर है ही, उसमें तो कुछ ऐसा मुद्दा है नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट बराबर आ ही रहे हैं, तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। ठीक है भैया। दूसरी कंडीशन है कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन, क्या होना चाहिए, क्लोज जीरो से क्लोज वन में। अरे अब समझिएगा भैया कि होगा क्या, कि यार ये एक्स की पावर है अल्फा, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर माइनस हाफ, वॉट एवर, और ये है लॉग एक्स। ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, एक्स की पावर कुछ भी लगा दो कॉन्टिन्यूअस होता है, लॉग एक्स कॉन्टिन्यूअस है, दोनों का प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हर जगह पे, हर जगह पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन प्रॉब्लम है जीरो पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी किस पे होनी चाहिए, क्लोज जीरो से वन तक। तो ओपन जीरो से क्लोज वन तक तो ये कॉन्टिन्यूअस है ही सही बाय डिफॉल्ट, नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर अल्फा भी कॉन्टिन्यूअस और एल एन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस, प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस। तो ओपन जीरो से, क्योंकि ये डेफिनेशन कहां से शुरू हो रही है, ओपन जीरो से, ओपन जीरो से कंटिन्यूअसली वन तक ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन मुद्दा ये कि क्लोज जीरो से वन में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब जीरो पर भी कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, पर जीरो पर कॉन्टिन्यूटी होगी या नहीं होगी ये तो चेक करके देखना पड़ेगा। तो भैया इसका मतलब जीरो पर जो राइट हैंड लिमिट है वही एफ ऑफ जीरो के बराबर होनी चाहिए, अर्थात ये क्या होना चाहिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस जो है मुन्ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर अल्फा एल एन एक्स, ये जो चीज है ना ये होनी चाहिए एफ ऑफ जीरो के बराबर, ऐसा होना चाहिए, वो तो कॉन्टिन्यूटी, इसमें क्या डाउट है। तो इसका मतलब ये लिमिट जीरो होनी चाहिए। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर एक जीरो डालते हो आप, अगर सुनिए अल्फा मान लेते हैं पॉजिटिव है, अल्फा क्या है, पॉजिटिव, अल्फा अगर पॉजिटिव है, ठीक है ना, मान लेते हैं भाई, मानना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी ऑप्शन में है नहीं, अपने हाथ में नहीं है ना, तुम समझते तो हो नहीं यार। अच्छा अल्फा जीरो हो सकता है क्या, पहले वो चेक कर लेते हैं ना। तो अगर अल्फा जीरो हुआ, ठीक है, इफ अल्फा जीरो, तो जैसे अल्फा एक्जैक्टली जीरो हो गया तो यार इसकी पावर वन हो गया, तो लॉग एक्स हो गया फंक्शन, क्या हो गया लॉग एक्स, और लॉग एक्स की वैल्यू जीरो प्लस वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है, ना कि जीरो। तो ये तो अल्फा अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा, ये तो रिजेक्ट हो गया, है ना, अल्फा इक्वल टू जीरो तो रिजेक्टेड है भैया, है ना, ठीक है, क्योंकि अल्फा जीरो पर तो ये लिमिट जीरो बन ही नहीं सकती। तो या तो अब अल्फा पॉजिटिव होगा या फिर अल्फा नेगेटिव होगा। तो मान लेते हैं साहब कि अल्फा जो है पहले नेगेटिव ले लेते हैं, अगर अल्फा नेगेटिव है तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं, अल्फा नेगेटिव है, समझ रहे हैं आप ये बात, जा रहे हैं यार ये तो। चलिए अगर अल्फा नेगेटिव है तो एक काम करते हैं, मैं अल्फा को एक नंबर माइनस टी मान लेता हूं ताकि आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाए, टी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, अल्फा इक्वल टू माइनस टी। तो देखते हैं जरा इसके बारे में क्या होगा, इसका ये होगा भैया, गौर से देखिएगा कि ये होगा कहां गया, ये रहा, एक्स की पावर कितना माइनस टी, और ये है एल एन एक्स। अब देखिएगा जो लिमिट लगा रहे हैं आप, किसमें लगा रहे हैं, एक्स में, जीरो प्लस, इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, चूंकि यहाँ पे टी पॉजिटिव है तो हमने इसको और सुंदर बना के क्या लिखा, एक्स इंटू जीरो प्लस, ये हो गया एल एन एक्स अपॉन एक्स की पावर टी, और ये लिमिट हम कितनी चाहते हैं जीवन में, जीरो, पर बेटा ये बन नहीं पाएगी, कारण बताता हूं क्या है, सुनो, यहां रख रहे हो जीरो प्लस, और जीरो प्लस की पावर टी तो पॉजिटिव है, जीरो प्लस की पावर प्लस वन रखो, प्लस टू रखो, प्लस फाइव रखो, प्लस हाफ रखो, ये जीरो आएगा, और ये क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट में जीरो का डिवाइड करिए तो वन अपॉन जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट, तो ये बन गया माइनस इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, तो भी ये जीरो हो नहीं सकता, तो ये जीरो होना संभव नहीं है। तो वैसे तो ऑप्शन आ ही गया चौथा, क्योंकि अल्फा नेगेटिव हो नहीं सकता, जीरो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन 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 इतनी जल्दी नहीं करनी है, उसको भी प्रूव करेंगे। मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो क्या है, धनात्मक है, क्या है, लेट अल्फा इज पॉजिटिव। तो अल्फा अगर पॉजिटिव है तो किस तरह से करना है, देखिए, तो भी लिमिट तो चेक करनी है ना, क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दीस भी आ गया तो अगर एक्स जीरो प्लस की ओर अग्रसर है, ठीक है, एक्स की पावर अल्फा और लॉग एक्स का आंसर हम चाहते हैं, जीरो चाहते हैं, समझ में आया, तो देखते हैं बन पाएगा कि नहीं, है ना। तो देखिए जब एक्स अल्फा पॉजिटिव है, और से सुन रहा हूं यार, तो जीरो प्लस की पावर पॉजिटिव जीरो, और ये लॉग कितना होगा, इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, जीरो इंटू इन्फाइनाइट फॉर्म बनेगा, क्या बनेगा, जीरो इंटू इन्फाइनाइट। और जब जीरो इंटू इन्फाइनाइट फॉर्म बनता है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसे सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग लॉपिटल, लेकिन सिंपलीफाई, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे,
तो देखो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, नहीं समझे, log x का तो कुछ कर नहीं सकते, इसको लेंगे नीचे यहाँ पे। अब समझिएगा, नहीं समझ रहे ना, 0 प्लस की पावर माइनस नेगेटिव, 0 प्लस की पावर -2 कितना होता है पता है आपको, इनफाइनाइट प्लस का। तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन चुकी है अब, कौन सी, तो इसको सॉल्व करने के लिए लॉपिटल साहब क्या बोल के गए थे, डिफरेंशिएट करने को बोल के गए थे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अभी देखिएगा मैंने क्यों आंसर टिक नहीं किया, उसका रीजन अभी समझ आएगा। तो इसका ये है 1/x, और जे कितना है भाई साहब, डिफरेंशिएशन माइनस अल्फा एक्स की पावर माइनस अल्फा -1। बोलो मजा फुल आ रही है, अभी रुकना है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, गौर से देखिएगा, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर कितना आएगा, अल्फा प्लस 1, और इक्वल टू कितना आएगा, x की पावर अल्फा, देखो सही लिखा है हमेशा की तरह, और ये कितना है मुन्ना, माइनस अल्फा। बात समझ में आ रही है। अब सुनिए, x है 0 प्लस, ठीक है, और ये चाहते किसके बराबर हो, 0 के बराबर। क्या चाहते हो, चाहते हैं अलग है, वो हटा होते हैं अभी फिलहाल। अभी आप देखो आंसर क्या आएगा वो देखते हैं ना। तो सुनिएगा, अल्फा हम पहले से पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो 0 प्लस की पावर पॉजिटिव, 0 होता है ऑलवेज, चाहे कुछ भी पॉजिटिव पावर रख दो तो पॉजिटिव, और ये इसका डिवाइड करेंगे, ये 0 बाय, अरे यार फिर से देखो, 0 प्लस की पावर पॉजिटिव क्या होगा, 0, 0 में इसका डिवाइड करने से 0 ही रहेगा, इसका मतलब ये हमेशा 0 है। तो अल्फा अगर पॉजिटिव है तो ये हमेशा 0 है, और ये 0 ही तो चाहिए था हमको, ना समझे ना तुम लोग, फिर नहीं समझे तुम लोग। चलिए, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आ गया, लेकिन अभी डी ऑप्शन लगाऊंगा नहीं मैं, क्यों, क्योंकि एक और कंडीशन बची है, कौन सी, डिफरेंशियबिलिटी, कौन सी बची है। अब चूंकि सुनिए एक बात है कि मैं ये तो निकाल चुका हूं कि अल्फा जो होगा पॉजिटिव होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। और डिफरेंशियबिलिटी किस पे चेक करनी है, ओपन 0 से ओपन 1 में, 0 1 पे चेक, सही बात है। तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, केवल ये होगी, इससे तो मतलब ही नहीं है। तो ये जो फंक्शन है एक्स की पावर पॉजिटिव, एक्स की पावर पॉजिटिव समझ रहे हो आप, कुछ भी लगा लो, एक्स की पावर हाफ लगाओ, 2 लगाओ, 5 लगाओ, डिफरेंशियबल होता है फंक्शन हमेशा 0 से 1 में होता है। और log x भी 0 से 1 में क्या होता है, डिफरेंशियबल। तो जब दो डिफरेंशियबल फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो भी क्या रहेगा, डिफरेंशियबल। इसका मतलब कुछ भी अल्फा रख दो आप पॉजिटिव, ये फंक्शन डिफरेंशियबल बाय डिफॉल्ट होना ही है। आगे समझ में, इसका मतलब हमको ये बोलना है कि अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब एकमात्र आंसर आ सकता है हाफ, ठीक है, समझ गए। नहीं आएगी तो देखेंगे उस सवाल में, सब कुछ बता देंगे तो सवाल क्या पूछेंगे फिर बेटा, हर सवाल अलग है ना, तो हम सारी पॉसिबिलिटीज की बात कर सकते हैं, अल्फा ऐसा आएगा नहीं आएगा, सब आएगा, अभी इधर आ जाएगा, शीट में सवाल है सब, बिल्कुल सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। बेस्ट आंसर नहीं, एक्यूरेट आंसर, बेस्ट नहीं होगा, एक्यूरेट है ना। हाँ, मैथ्स में बेस्ट थोड़ा चलता है, एक्यूरेट चलता है। मैथ्स में पाई को पाई बोलते हैं, 22/7 नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, इरेशनली बोलते हैं। 37 डिग्री भी नहीं लेते हैं, 53 डिग्री भी नहीं लेते हैं, टेन थीटा को 3/4। हाँ, तो बेस्ट नहीं होता इधर, एक्यूरेट होता है, एग्जैक्ट। तो आगे बढ़ेंगे भैया, अगर आप लोग समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ूं। बेटा जल्दी करो यार, कर लिया। अगला सवाल लिखें आप। लिखने में यार बहुत ज्यादा टाइम खराब करते हो तुम लोग। सपोज द second derivative of f exists everywhere and f of x1 equal to f of x2 equal to f of x3 where x1 less than x2 less than x3, show that there is at least
at least one C belongs to x1 open से x3 open for which f double dash c equal to 0, f double dash c equal to 0। ये वाले सवाल को आप पढ़ लें और थोड़ा लिखने में भैया हाथ जल्दी चलाइएगा ना। अब देखो यहां पर ना दिक्कत क्या है कि एफ डबल डैश की बात कर रहा है और एफ डबल डैश के बारे में तो रूल्स ने कुछ भी नहीं बोला है ना, ठीक है। लेकिन अब कुछ तो करना पड़ेगा कि एक चीज यहाँ पे एक और नजर आ रही है कि यहाँ पर 2 पॉइंट ने 3 पॉइंट पे वैल्यू बराबर है, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 बराबर एफ ऑफ x3। अब ये देखो सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है फंक्शन का, मतलब फर्स्ट तो करता ही होगा, मतलब डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, मतलब डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस तो बाय डिफॉल्ट फुलफिल हो गया। तीसरी कंडीशन होती है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी वाली। अब समझिएगा भावनाओं को, इसमें 3 बार रोल्स थ्योरम लगाऊंगा मैं। कैसे दिखना कि ये फंक्शन है, ठीक है, तो 2 कंडीशन तो बता दी आपको, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है कौन, एफ। और देखिए 3 नंबर है नंबर लाइन पे, x1 x2 x3 बढ़ते हुए ऑर्डर में है। तो x1 x2 के बीच में रोल्स थ्योरम अगर लगाऊं, क्यों, क्योंकि f ऑफ x1 f ऑफ x2 की वैल्यू बराबर है, सही है। तो रोल्स ने बोला था कि x1 x2 के बीच में एक ऐसा नंबर हमेशा मिलेगा, कम से कम एक ऐसा नंबर मिलेगा c1 जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो मैं बोल सकता हूं ना कि भैया देयर एग्जिस्ट कर लो यार, एक है ना, c1 बिलोंग्स टू x1 से x2 सच दैट क्या होगा, नींद में रहते हो नालायकों, क्या लिखा है, x1 x2 के बीच में ऐसा कौन सा c1 आएगा, क्या होगा वहां पे, हाँ f डैश c1 0 होगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही x2 से x3 के बीच में x2 और x3 पर भी फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो x2 से x2 के बीच, x3 के बीच में भी, x2 से x3 के बीच में भी क्या मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर क्या है, डेरिवेटिव 0 है। रोल्स थ्योरम फिर से लगाएंगे तो फिर देयर एग्जिस्ट सम c2 बिलोंग्स टू कितना, x2 x3 सच दैट f डैश c2 बराबर 0, ठीक है, आए समझ में। अब सुनिए अपन क्या करने वाले, मजेदार चीज कर रहे हैं, देखो देखना, मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के आइडिया देता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो ये पॉइंट है यहां पर ऐसा है भैया कि देखिए ये नंबर है x1, ये नंबर है x2, ये नंबर है कितना मुन्ना, x3, तीनों पर वैल्यू बराबर थी। तो x1 x2 के बीच में कम से कम ऐसा एक पॉइंट मिला है जहां पर डेरिवेटिव क्या है, 0। इसके बीच में कम से कम ऐसा पॉइंट मिला है जहां डेरिवेटिव क्या है, 0। समझ में आ रहा है। अब सुनिए जो फंक्शन f है वो क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। इसको ना समझते हो, बातें कर ले या तो तू, फिर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है का क्या मतलब होता है, समझते हो कि जो f डैश है, f डैश वो डिफरेंशिएबल रहा होगा, तो बोला f डैश x जो फंक्शन है वो खुद डिफरेंशिएबल है, तो अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस रहा ही होगा। तो अब मैं बात करता हूं f डैश x इज अ फंक्शन व्हिच इज डिफरेंशिएबल एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस। कौन, f डैश x, f डैश x की बात कर रहा हूं, f की नहीं, f डैश x भी एक फंक्शन होता है जो डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो कि एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए कि यहां पर 2 पॉइंट है c1 c2 जहां पर f डैश की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 में बराबर, क्या आ रही है, बात समझ में आ रही है, नहीं समझे, तो इसका क्या मीनिंग हुआ। देखिए अब रोल्स थ्योरम लगाइए, पता है किसमें, f डैश x में। f डैश x एक ऐसा फंक्शन है, f डैश x क्या है, एक ऐसा फंक्शन है, भैया क्या चाहते हो यार, देखो f डैश x क्या है, ऐसा फंक्शन है, f डैश x की बात कर रहा हूं, रोल्स थ्योरम f ऑफ x पे नहीं लगा रहा हूं, आप किस पे लगा रहा हूं, f डैश x में है। तो f डैश x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन है, और 2 पॉइंट है c1 c2 जहां पर f डैश की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर। आप समझिए ऐसा हो रहा है, देखिए अब ये ग्राफ बना रहा हूं मैं f डैश का, ठीक है, f डैश का y बराबर f डैश x। तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट c1 है, एक पॉइंट c2 है, दोनों पर वैल्यू 0 0 है, ठीक है, इसका मतलब दोनों पर वैल्यू बराबर है, इसका मतलब फंक्शन कम से कम एक बार तो घूम के आया ही होगा। इसका मतलब c1 c2 के बीच में एक ऐसा c मिलना चाहिए जहां पर इसका डेरिवेटिव 0 बनना चाहिए।
है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि C1 C2 के बीच में एक ऐसा C मिलेगा जहां पर इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, मतलब एफ डबल सी क्या होगा, जीरो। और बताइए ये जो C मिलेगा वो C1 C2 के बीच में कहीं मिलेगा, मतलब वो X1 X3 के बीच में कहीं होगा। तो यही सिद्ध करना था देखो कि C ऐसा कोई C होगा X1 X3 के बीच में जहां डबल डेरिवेटिव जीरो है। आगे समझ में, छाप लीजिए फटाफट से, भगवान देख रहे, जल्दी करो। समझ गए? अच्छा अभिषेक थैंक यू। अभी तो शुरू हुआ है, शुरू है बेटा है। इसके बाद क्लास है नहीं तुम्हारी आज? नहीं, झूठ बोल रहे हैं लोग यार, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ है। सही है बेटा, भूख लगा है। जैसे 2 दिन से तो रमजान पे थे तुम, है ना, खाना ही नहीं खाया तुमने, नवरात्रि किए तुमने पूरे 9, है ना, बहुत भूख लग रही तुमको। अरे रोज खाते हैं फिर भी भूख ही लगती रहती है। कितना खाएंगे मतलब यार। हाँ बेटा, कई मतलब कई कौन, क्या टू से ज्यादा होते क्या? फंक्शन, फंक्शन तो एक ही होगा ना, थ्योरम तो एक ही फंक्शन में लगाएंगे ना। तुम्हें सवाल ही याद नहीं है ना, कुछ भी पूछना है बस। पहले सवाल क्लियर करो, क्या सवाल है, अपने मन से पूछो कि सवाल क्या पूछना चाहता हूं मैं। क्या बहुत सारे होते हैं फंक्शन, बहुत सारे होते हैं पॉइंट, बहुत सारे होते हैं। अच्छा ये एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू बराबर एफ ऑफ एक्स थ्री बराबर एफ ऑफ एक्स फोर बराबर एफ ऑफ एक्स फाइव, ऐसे कह रहे हो? हाँ तो उतनी बार रोज सिरम लगाते हैं। वो तो हवा होता है। x1 x2 के बीच में डिफरेंशियल कॉन्टिन्यूअस है, वैल्यू बराबर है, तो C1 होगा जहां पर डेरिवेटिव जीरो। फिर ऐसे होगा जैसे 2 बार लगे, जैसे 3 बार 4 बार कम हमेशा लग सकती है। कैसा सवाल है ये, यक्ष प्रश्न पूछा है ये ना। चलिए अगला सवाल देखो, आगे बढ़े। क्या कर रहा है तू ऐसे? तुम बताओ कोई समस्या नहीं है, ठीक है अगला सवाल लिखते हैं। हटा दे। अच्छा मैं एक सिंपल सी बात है, मैं अगले टर्म को लिखाऊंगा वैसे। मान लीजिए फंक्शन है, फंक्शन के रूट्स हैं, रूट समझते हो, रूट मतलब जहां फंक्शन जीरो बन जाता है। सही बात है। एक फंक्शन है एफ एक्स जिसके दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स हैं अल्फा बीटा, क्या है दो, हो सकते हैं बहुत सारे रूट हो पर अगल बगल वाले दो रूट है अल्फा बीटा। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों पर वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा क्या होगा, जीरो, क्योंकि रूट है, नहीं है। तो डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा अगर मतलब अल्फा बीटा रूट का एफ ऑफ अल्फा बराबर एफ ऑफ बीटा बराबर जीरो, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब अल्फा बीटा के बीच में कम से कम एक पॉइंट होगा जहां डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। सुनिए इसका मतलब समझे क्या हुआ, इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा किसके रूट है, एफ एक्स बराबर जीरो इक्वेशन के, एफ एक्स बराबर जीरो। जैसे क्वालिटी नहीं करते तुम, जीरो रखते हो, क्यूबिक करते हो ना, तो कोई भी फंक्शन है उसके दो कॉन्जुगेटिव रूट है अल्फा बीटा, मतलब एफ एक्स बराबर जीरो इक्वेशन के रूट चाहिए अल्फा बीटा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इनके बीच में कम से कम ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एफ डैश क्या होगा, कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहां एफ डैश क्या होगा, जीरो। तो सुनिए जैसे एफ एक्स बराबर जीरो एक इक्वेशन होती है, वैसे ही एफ डैश एक्स भी तो एक फंक्शन है, इसको जीरो करेंगे तो ये भी एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का रूट क्या कहलाएगा, जो इसको जीरो बना दे, तो मतलब सी सी, आ रहे समझ में। तो हम बोलेंगे अल्फा बीटा के बीच में इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट अवश्य आएगा। सही बात है बेटा, तू समझ में कम आती तेरे को बात, फिर अभी समझाया थोड़ी देर पहले, तू फिर बातें करने लग गया, तो क्या कर रहा है, मतलब पढ़ाई में तेरा ध्यान नहीं तो बात कर मत कर, छत देखता रहे, बात तो वही है। पढ़ ले बेटा, है ना, क्या बोला मैंने, समझा जरा, समझ में कैसे आएगा, तू उधर देख रहा था। गजब है यार। तो बातें करने के लिए इतनी मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ती कि इतनी फीस जमा करानी पड़ती है, कोटा आना पड़ता है, हॉस्टल की फी पे करनी है, स्कूल में जाकर आराम से वहां बातें बातें करनी है, सेम फीस में पूरा आनंद मिलता है वहां पे, खेलने को मिल जाता है, बातें भी मिल जाती हैं। गजब आदमी हो यार।
क्या समझाया भाई मैंने यहाँ पे, बताओ कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 के दो रूट है अल्फा बीटा, कॉन्सेक्यूटिव रूट अल्फा बीटा है, रूट समझते हो ना, जो इसको 0 बनाते हैं, तो 0 है मतलब यहाँ अल्फा और बीटा पे फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी 0, तो रोल्स थ्योरम लगेगी क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है मान लिया। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा तो इस इक्वेशन में रूट है, तो इनके दोनों के बीच में कम से कम ऐसा एक नंबर आएगा जहां पर एफ डैश 0 बनेगा, तो इसका मतलब एफ डैश क्या बनेगा 0, तो मतलब वो जो सी है वो उसका रूट होगा नहीं होगा, क्योंकि सी इसको 0 बना रहे हैं। आ रहे समझ में? कितने रूट हो गए? कम से कम एक। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर एक फंक्शन के दो कॉन्सेक्यूटिव रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा के बीच में इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट आएगा, बोल सकते हैं ऐसा, कम से कम एक। कोई समस्या है? ठीक है, वक्त कितना हो गया यार, ये क्लास नहीं बंद हो जाए। चलो कोई बात नहीं, तो अब एक सवाल लिख लेते हैं फटाफट से। हाँ अच्छा अच्छा, कर लेंगे इतनी देर में, तुम सवाल ही कर लेंगे, टेंशन मत लो तुम। हाँ देखो 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 फटाफट। देखो भैया कि ये गिवन है, गिवन ए नॉट ए वन ए टू ए एन आर रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग, अब जल्दी जल्दी लिख लेना भैया, मैं ऐसे ही लिखूंगा, ऐसी राइटिंग है ना, सेटिस्फाइंग a naught upon n plus 1 plus a1 upon n plus a2 upon n minus 1 plus a n minus 1 upon 2 plus a n बराबर 0, then prove that there exist at least one real x between 0 and 1 such that a naught x की पावर n plus a1 x की पावर n minus 1 plus a2 x की पावर n minus 2 plus an बराबर 0। अब देखिए फटाफट से पढ़ते हैं सवाल। ये ऊपर तो कुछ दे रखा है ना, ऐसा ऐसा ये नंबर्स हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये इक्वेशन मतलब एक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 दे रखी है, वो सब बात की बात है। मुद्दा ये है कि प्रूव क्या करना है, उस पर चलते हैं। तो प्रूव ये करना है कि ये एक इक्वेशन है, कौन सी डिग्री की, n डिग्री पोलिनोमियल, 0 कर रखा है ना, तो ये बोल रहा है कि ये प्रूव करके बताइए कि 0 से 1 के बीच में ऐसा x अवश्य होगा जिसको क्या कर रहा होगा 0, मतलब इसका रूट ही तो, मतलब इस पोलिनोमियल का x का मतलब क्या था रूट। तो ये प्रूव करना है कि इसका एग्जैक्टली मतलब कम से कम एक रूट, इसका कम से कम एक रूट किसके बीच में होगा 0 से 1, कम से कम एक रूट किसके बीच में होगा 0 से 1। अब यार इसका एक रूट 0 से 1 के बीच में होगा, इसका रोल्स थ्योरम से क्या लेना देना है? अभी समझाया था कि अगर दो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है, क्योंकि चूंकि पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस की दिक्कत नहीं है, दो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं कह रहा हूं, बराबर है, तो उसके बीच में कौन 0 होता है? एफ डैश, ठीक है, मतलब एफ डैश का कम से कम एक रूट होता है, एफ डैश एक्स बराबर 0 का कम से कम एक रूट होता है इन दोनों के बीच में। तो किसका रूट प्रूव करना है? इस इक्वेशन का। तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, एफ एक्स की एफ डैश एक्स, मतलब ये एक इक्वेशन है जो कि किसी का क्या बननी चाहिए, डेरिवेटिव। ये मसाला क्या बनना चाहिए, किसी का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, 0 से 1 के बीच में कम से कम एक बार, ये प्रूव करना है ना। तो भाई अगर ये एफ डैश एक्स है तो एफ एक्स क्या है, तो इंटीग्रेट कर लो। अगर ये किसी फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव, तो किस फंक्शन का है, इससे इंटीग्रेट कर लो। सही बात है, नहीं समझे? तो भैया किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव होगा, तो हम एक काम करते हैं, ऐसा फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन कर डालते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आता है सबको, कितना आएगा, ए नॉट एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन, ठीक है, और a1 एक्स की पावर n अपॉन n, a2 एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन, सबको आता है इंटीग्रेशन, लास्ट में an इंटू एक्स और प्लस एक c भी तो आता है। तो ये एक ऐसा फंक्शन मान लिया जिसका डेरिवेटिव पैसा भी आने वाले हैं, ये आने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम लगानी पड़ेगी, किसमें 0 से
क्योंकि अगर इसमें 0 से 1 में रोल्स थ्योरम लग गई तो हम बोल सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में इसका f डैश x कम से कम एक बार 0 होगा, मतलब इसके f डैश x इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में होगा। यही तो सिद्ध करना है, ये तो प्रूव करना है। तो पहले इसमें देखेंगे कि भैया रोल्स थ्योरम लगती है कि नहीं लगती है, वो भी किसमें 0 से। तो चूंकि ये पोलिनोमियल है, साक्षात दिख रहा है पोलिनोमियल है n+1 डिग्री की, तो ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल का बाय डिफॉल्ट है। बस चेक करना है 0 पर और 1 पे वैल्यू बराबर है या नहीं है। तो 0 पर वैल्यू निकाली तो देखो क्या होगा, x0 डाला सब 0 हो गया सिवाय c के, c तो पता ही नहीं है c। इसके बाद 1 पे निकालते हैं, तो बेटा 1 पर जब वैल्यू निकालोगे इस चीज की तो देखना क्या आएगा, a0 n+1 a1 अपॉन n, ऐसे चलते चलते कहां तक an प्लस सी। और ये जो मसाला है इसकी वैल्यू 0 है, ये सवाल में पहले से दे रखी है, तो ये 0 प्लस सी कितना हो गया c। इसका मतलब देखिए ये एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 और 1 पे बराबर है, क्या है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, 0 पर और 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू बराबर है, मतलब 0 से 1 के बीच में इसका डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 बनेगा। तो इसका डेरिवेटिव कौन है, ये, और ये क्या बनेगा 0, कब, कम से कम एक बार, किसके बीच में 0 से, मतलब इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में अवश्य होगा। ये तो प्रूव करना था, खत्म बात, ठीक है। नहीं नहीं बस इतना बहुत है, क्या लिखोगे बोर्ड में लिख देना, यहाँ थोड़ा लिखना है, तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इससे पहले क्लास बंद हो, अपन भी बंद कर देते हैं क्लास। लाओ होमवर्क देते हैं, होमवर्क लाओ, ग्राफ दिए हैं, नहीं नहीं वो बच गया, मैं वाला पहले होमवर्क देंगे ना। उसमें क्या बचा है तुम्हारा, टेंजेंट नॉर्मल में S2 बची है, O2 डिस्कस हो गई क्या, होमवर्क में दे दी है, हाँ तो कल ले आना फिर आप, टेंजेंट नॉर्मल, हाँ। अच्छा अभी रेस अपन ने शुरू में कुछ डिस्कस की थी, शुरू में 4 5 हो गई थी, चलो कोई बात नहीं, अब 6 से ले आना, 6 रेस है सबके पास, हाँ तो अब कल रेस नंबर 6 ले आइएगा करके, ठीक है ना। तो बस यही होमवर्क हो गया, रेस नंबर 6 एंड ग्राफ, ठीक है। इसका होमवर्क देंगे लेकिन कल, अभी पहले पूरा हो जाए, है ना, क्योंकि इसमें और भी चीजें आएंगी काफी, तो कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। कल पूरा दिन पढ़ाएंगे ना, इसलिए तो कह रहा हूं। एक मिनट बेटा, क्लास अभी इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, रुक जाए ना।